नमस्कार, मैं हूं शुभि मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। आम के बागों में किए जाने वाले जरूरी कार्य। पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान कराते समय रखें विशेष सावधानियां। प्रदेश में आम के बागों में लगभग फलों की तुड़ाई हो चुकी है और फल तुड़ाई के बाद फल बागों में कुछ कार्यों को करने की जरूरत होती है, जिससे आने वाले समय में बागों से अच्छा फलन प्राप्त किया जा सके। तो बागवान भाई इस समय आम के बागों में कौन कौन से कार्यों को करें, इस बारे में जानकारी दे रही हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला समस्तीपुर की डॉक्टर संचिता घोष। आज हम लोग बात करेंगे कि आम टूटने के उपरांत हम लोग को क्या क्या सावधानी अवलंबन करना है और क्या क्या करना है ताकि अगले साल अच्छा पैदावार हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि आम तुड़ाई होने के बाद हम लोग को जो आम का जो टहनी है, जो बीमारी युक्त टहनी है या फिर जो टहनी है कि दो आपस में पौधा के साथ सट रहा है, तो ऐसा टहनी को हम लोग को क्या करना है, कट कर देना है। मतलब मैं बताना चाहूँगी कटाई छटाई के बारे में। तो सबसे पहले कटाई छटाई बहुत ही आवश्यक है, इसलिए ताकि जो सूर्य की रोशनी है वो आपके बगीचा के नीचे तक पहुंचे। उसके बाद क्या करेंगे, उसमें ब्लू कॉपर, जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नाम से आता है, तो वो उसका हम लेप एक जो है लगा देंगे जहाँ पे कटी हुई पोर्शन है उसमें। और उसका हम पेड़ में स्प्रे भी कर सकते हैं 3 ग्राम प्रति लीटर के अनुसार से। उसमें क्या होता है, जो भी फंगल इन्फेक्शन रहता है, फफूंद से जनित जो भी बीमारी रहता है, तो वो कम हो जाता है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, कटाई छटाई के बाद जो है खेत को बहुत अच्छे से जोतना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारा जो कीड़ा का अंडा रहता है वो खेत में रहता है, तो उसमें क्या होता है कि हम स्प्रे तो ज़रूर कर देते हैं, उसके बाद 15 दिन के बाद वो अंडा से फिर बच्चा निकाल के फिर पेड़ पे चढ़ जाता है और फिर नुकसान पहुंचाता है। तो इसलिए तुड़ाई के बाद खेत को उत्तर दक्षिण की ओर से एक बार पूरा पश्चिम की ओर से अच्छा से जुताई करना बहुत ही आवश्यक है। और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, उसको फिर से अगले साल अच्छा पैदावार हम ले सके, इसलिए उसमें पोषक तत्व डालना भी बहुत ही जरूरी है। उर्वरक या खाद का प्रयोग पेड़ के चारों तरफ एक थाला बनाकर करना चाहिए। 1 वर्ष के पौधे के लिए ऐसा थाला प्रमुख तने से 30 सेंटीमीटर की दूरी छोड़कर पेड़ के घेरे के दायरे में बनाना चाहिए। मिट्टी को 15 से 20 सेंटीमीटर गहराई तक खोदकर उसमें उर्वरक मिलाना चाहिए। खाद मिलाने के बाद सिंचाई करें, जिसमें गोबर की खाद 10 किलोग्राम, अंडे की खली 5 किलोग्राम, यूरिया 200 किलोग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट 500 ग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटाश 200 ग्राम का प्रयोग करें। कृषि विभाग से संपर्क करके प्रति वर्ष के हिसाब से उर्वरकों की मात्रा में बढ़ोतरी करें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि पौधा का जहाँ पे कैनोपी खत्म होता है, मतलब छाया जहाँ तक आता है, उस दूरी पे हम लोग एक रिंग बेसन बनाते हैं। किसान भाई जो भूल करते हैं उसमें क्या करते हैं कि जो खाद वगैरह जो डालते हैं वो पेड़ के पास ही डाल देते हैं। तो ये गलती कभी ना करे, हमेशा छाया जहाँ पे खत्म हो रहा है वहाँ पे गोलाकार बेसिन बना लीजिए और उसी नाली में जो है खाद खली जो भी आपको डालना है, सिंचाई करना है, उसी में किसान भाई करे। तो ये अपनाना बहुत ही आवश्यक है।
उसमें हम आप क्या कर सकते हैं कि पौधा का उम्र के अनुसार आप डाल सकते हैं खाद खली। तो उसमें क्या है, सड़े हुई गोबर की खाद हो या फिर केचुआ की खाद हो, 10 से 15 किलो प्रति पौधा आप डाल सकते हैं। साथ मिट्टी में बहुत सारा कीट रहता है जो भी ऊपर चढ़ के पत्ता काट देता है, तो उसके लिए हम 4-8 ग्रैन्युल्स यूज करते हैं ताकि वो ना करे। उसके बाद क्या करते हैं कि आप उसमें पोषक तत्व मतलब नाइट्रोजन जो है 100 ग्राम, पोटाश जो है 50 ग्राम, फास्फोरस जो है 50 ग्राम आप दे सकते हैं प्रति पौधा। आम के बागों में गुजिया कीट का प्रकोप अधिक होता है। ये जमीन से निकलकर पेड़ों पे चढ़ जाता है। इन कीटों की अधिक संख्या से नुकसान हो जाता है, क्योंकि ये कीट पेड़ पर चढ़कर पत्तियों और बौर का रस चूसकर उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। प्रति बौर कीट की ज्यादा संख्या होने से फल भी नहीं बन पाते हैं। यदि गुजिया कीटों का प्रकोप अधिक हो तो क्लोरोपाइरिफास 1.5% चूर्ण 250 ग्राम प्रत्येक पेड़ की दर से तने के चारों ओर गुड़ाई कर मिट्टी में मिलाए जाने से इस कीट का नियंत्रण हो जाता है। और मैं बताना चाहूंगी कि आम में ये जो मीलीबग जो बोलते हैं, दूधिया शायद बोलते हैं इसको, तो उसमें क्या है, उसका नुकसान वो करता है स्पेशली जनवरी से लेकर के देखा जाता है कि मार्च के समय में। तो उसका क्या है, अंडा जो है वो जमीन में रहता है। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग नवंबर दिसंबर के टाइम में जो है पॉलीथीन गॉज 200 से 300 गॉज का पॉलीथीन शीट ले लेते हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं कि जमीन के नीचे से ऊपर तक उसको लपेट दे सकते हैं और ग्रीस से ऊपर और नीचे भाग टाइट कर सकते हैं। तो उसमें क्या है कि जो कीड़ा है वो नीचे से ऊपर चढ़ नहीं पाता है, और अगर चढ़ भी जाएगा तो बाद में उसको हम स्प्रे के द्वारा कम कर सकते हैं। और कीड़ा का अंडा जो है वो खत्म करने के लिए खेत को जोतना बहुत ही आवश्यकता है। तो और साथ ही साथ सिंचाई भी आवश्यक है, बरसात के बाद एक सिंचाई। तो मैं ये आग्रह करूंगी कि किसान भाई खाद देने के बाद उसमें सिंचाई का प्रबंधन जरूर करें ताकि अगले साल वो अच्छा पैदावार ले सके। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार किसान भाइयों, पशु हमारे देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि का मुख्य आधार है। लेकिन इन पशुओं से अधिक दूध उत्पादन लेने के लिए जरूरी है कि आप पशुओं की उन्नत नस्लों के पालन के साथ साथ कृत्रिम गर्भाधान करवाने पर भी आपको विशेष ध्यान देना होगा। तो आप गाय भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान किस प्रकार से कराएं, लेकिन इस कार्य को कराते समय आप कौन कौन सी सावधानियों को ध्यान में रखें, इस बारे में जानकारी दे रही है पशु वैज्ञानिक डॉक्टर शिल्पा साहू। हमारा देश प्राचीन काल से ही कृषि प्रधान देश रहा है और कृषि का मुख्य आधार है पशुपालन। हमारे देश में जानवरों की संख्या बहुत ज़्यादा है। उसकी तुलना में हम यदि देखें तो प्रति पशु जो दुग्ध उत्पादन है या औसत दुग्ध उत्पादन जिसको हम कह सकते हैं वो कम है। तो हमारे ग्रामीण अंचल में हम देखें या बहुत सारे पशुपालकों के पास देसी नस्ल के जानवर होते हैं और वो उनका औसत आप दुग्ध उत्पादन देखेंगे तो प्रति पशुपालक के मतलब जो प्रत्येक जानवर है 1 लीटर 2 लीटर 1.5 लीटर बस इतना ही वो दुग्ध उत्पादन कर पाते हैं। तो हम देखें कि यदि हम उनकी नस्ल सुधार करें, किसी भी तरीके से यदि जानवरों की नस्ल सुधार की जाए तो हम प्रति पशु जो दुग्ध उत्पादन है उसको हम बढ़ावा दे सकते हैं और जिससे हमारे पशुपालकों की आय में वृद्धि होगी और देश की आय में भी वृद्धि होगी। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने का सर्वोत्तम उपाय नस्ल सुधार है, जिसे पशुपालन की आधुनिक तकनीक अपनाकर किया जा सकता है। इसमें कृत्रिम गर्भाधान भी शामिल है।
पशुपालक को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि पशु को समय से गर्भ धारण कराएं। जो बात आती है वो आती है नस्ल सुधार की, जिसमें हम एक मुख्य तरीका जो नस्ल सुधार का है वो है कृत्रिम गर्भाधान। तो कृत्रिम गर्भाधान के पूर्व कुछ विशेष मुख्य बातें हैं जो पशुपालक को ध्यान देनी चाहिए, किस समय हमको कृत्रिम गर्भाधान कराना चाहिए। तो सबसे पहली बात आती है कि जो जानवर का जो मध्यकाल है वो 21 दिन का होता है। जब जानवर की यौवन अवस्था के बाद जब जानवर गर्मी में आना शुरू होता है तो जानवर हर 21 दिन में गर्मी में आता है। ईस्ट्रस फेज होती है जिसमें जानवर गर्मी के लक्षण शो करता है। अब वो कौन कौन से गर्मी के लक्षण है जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से देख के पहचान सकते हैं। तो जानवर रंभाना शुरू कर देता है। रंभाने के साथ साथ थोड़ी थोड़ी देर में मूत्र का विसर्जन करेगा जानवर और दूसरे जानवर पे माउंट करेगा। माउंट करना मीन्स अपने जो भी साथ वाले जानवर हैं, शेड में और भी जानवर हैं, जानवर खुले हुए हैं तो उनके ऊपर चढ़ेगा। और यदि आप देखें तो जानवर की योनि द्वार से तरल चिपचिपा म्यूकस जैसा पदार्थ आपको लटकता हुआ दिखाई देगा, जो कि उसके घुटनों के नीचे तक एकदम कांच जैसा तरल चिपचिपा पदार्थ आपको दिखाई देगा। और जानवर की जो योनि द्वार है, योनि द्वार में आपको सूजन दिखाई देगी। यदि आप उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन, यदि आप योनि द्वार को खोलकर देखेंगे तो उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, लालिमा है उसकी, वो आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देगी, क्योंकि इस समय जानवर में रक्त संचार बढ़ा हुआ होता है। तो उसमें जो म्यूकस मेम्ब्रेन का जो कलर है वो आपको रेडिश या पिंकिश कलर का दिखाई देगा। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि हमारा जो जानवर है वो गर्मी में है। कृत्रिम गर्भाधान कराते समय कई सावधानियां बरतने की जरूरत होती है। ये सुनिश्चित कर लें कि मादा ऋतु चक्र में हो। कृत्रिम गर्भाधान करने से पहले गन को अच्छी तरह से लाल दवाई से धोकर साफ कर लें। वीर्य को गर्भाशय द्वार के अंदर ही छोड़ें। गन प्रवेश कराते समय ध्यान रखें कि ये गर्भाशय हॉर्न तक ना पहुंचे। गर्भाधान के लिए कम से कम 10 से 12 मिलियन सक्रिय शुक्राणु जरूरी होते हैं। अति हिमीकृत वीर्य की स्ट्रा को तरल नाइट्रोजन से निकालकर आधा से 1 मिनट के लिए 37 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड गुनगुने पानी में डालें। कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षित तकनीशियन या पशु चिकित्सक से ही करवाएं, जिसे मादा पशु प्रजनन अंगों की पूर्ण जानकारी हो। अब हम उनमें कब एआई करवाएं और किस समय एआई करवाएं। सबसे पहले रूल ये होता है कि यदि जानवर सुबह के समय गर्मी में आया है तो हम शाम को उसकी कृत्रिम गर्भाधान करवाएं। यदि जानवर शाम में गर्मी में आया है तो हम उसकी सुबह कृत्रिम गर्भाधान करवाएं। जानवर की गर्मी के आने से 12 से 18 घंटे के भीतर हम एआई करवाएं। इस समय अंडे का विस्फोटन होता है और हम कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से कृत्रिम रूप से जो शुक्राणु है मादा के जननांग में हम प्रवेश करवाते हैं, जिससे निषेचन की क्रिया होती है, भ्रूण बनता है और जानवर थम जाता है, यानी कि गाभिन हो जाता है। ब्याने के बाद 2 से 3 महीने के अंदर दोबारा पशु गाभिन हो जाए और बच्चा देने का अंतर 12 से 13 महीने से ज्यादा न हो। ये तभी संभव है जब गाय भैंस को भरपूर संतुलित आहार मिले और उनकी प्रबंधन व्यवस्था अच्छी हो। गाय भैंस के ब्याने से 2 महीने पहले उसका दूध सुखा देना चाहिए। दूध सुखाने के लिए 15 से 20 दिन पहले से थनों से धीरे धीरे कम दूध निकालें। इस प्रकार से दूध सूख जाता है। इन 2 महीनों में पशु को पौष्टिक दाना मिश्रण देना चाहिए। इस अवस्था में जितनी अच्छी देखरेख होगी उतना ही ब्याने के बाद अच्छा दूध उत्पादन लंबे समय तक प्राप्त होगा। किसान भाइयों, एक दुधारू पशु की दूध न देने की अवधि जितनी कम होगी, पशुपालक के लिए उतना ही फायदेमंद होगा। इसके लिए जरूरी है कि ब्याने के 8 से 12 हफ्ते के अंदर गाय भैंस को दोबारा गाभिन करा दिया जाए। यदि पशु इस अवधि में गर्म न हो तो उसे गर्मी में आने की दवा देनी चाहिए। फिर अगले 9 महीनों तक गाभिन जो गर्भकाल है जानवर का वो 9 महीने 9 दिन का होता है। गाय में और भैंस में होता है 10 महीने 10 दिन का। इसके बाद जो भी हमने जिस नस्ल की हमने एआई कराई है उसकी जो भी संतति है वो पैदा होती है, जिससे जो आने वाली संतान है वो आगे दुग्ध उत्पादन में उसकी वृद्धि होगी। मान लीजिए कि पशुपालक के यहाँ एक देसी किस्म की गाय है जिसकी कोई नस्ल नहीं है, वो देसी है, और यदि उसने जानवर यदि छोटे साइज का है, यदि आपने जर्सी जो नस्ल है यदि आपने उसका बीज डलवाया है या सीमेन करवाया है
तो आपकी जो संतति होगी उसमें 50% जो लक्षण है, जिस भी नस्ल का हमने सीमेंट डाला है उस नस्ल की संतान होगी, उसके 50% लक्षण उसमें आएंगे। यदि जो संतान है वो फीमेल या बछिया हुई है, यदि हम फिर से उसमें जो भी हमने जिस भी नस्ल का कराया था, यदि हम आगे फिर उसी नस्ल का कराएंगे तो फिर जो 50% की जगह 75%, यदि हम पीढ़ी दर पीढ़ी इसी सुपीरियर क्वालिटी की जो भी नस्ल है उनका हम यदि सीमेन करवाएंगे तो 7 से 8 जनरेशन में 99.9% प्योर नस्ल उनको प्राप्त हो जाएगी, जिससे वो अपने जानवरों का जो समूह है वो इकट्ठा कर सकते हैं, जिससे आगे की जनरेशन में उनको और आगे की अच्छी संतति उत्पन्न होगी और दुग्ध उत्पादन में बहुत वृद्धि होगी। इस तरीके से हम कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से नस्ल सुधार और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि और आय में वृद्धि हम कर सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। खरीफ मौसम में मूंग की खेती अपने राज्य में कई किसान भाई करते हैं और जिन किसानों ने मूंग की बुआई समय से कर दी थी, अब उनकी फसल 15 से 25 दिन की अवस्था पर है। तो इस फसल से अच्छा उत्पादन मिले, इसके लिए आपको फसल में खरपतवार नियंत्रण करते हुए सिंचाई और कीट रोग नियंत्रण पर विशेष ध्यान देना होगा। तो आप किस तरह से करें इन सभी कार्यों को, इसकी समस्त जानकारी दे रहे हैं किसान भाइयों नमस्कार। आज मैं आपको मूंग के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। जैसे कि आपको पता है एक मुख्य दलहनी फसल झारखंड में लगती है और ये मूंग के साथ साथ उड़द भी इस समय में लगती है। मूंग मुख्यतः 2 ऋतुओं में लगाया जाता है, एक गर्मी ऋतु में और दूसरा की खरीफ ऋतु में जून जुलाई में। इसको पहले लगा चुके हैं, ये लगाने का सबसे अच्छा समय है। उसके लिए अभी जो फसल है वो लगभग 25 दिनों तक का हो गया होगा। उसमें इस समय बहुत ज़रूरी है खरपतवार का नियंत्रण का, क्योंकि इस समय इधर कुछ दिन पहले बारिश भी हो गया था, तो इसमें खरपतवार काफ़ी मात्रा में उग गए हैं खेतों में। तो जो किसान इनको लगा चुके हैं उनके लिए ये सलाह होगी कि जितना जल्दी हो सके अपने खेतों से मूंग के पौधों के बीच से खरपतवार को निकाल लें, कि इसको रासायनिक विधि से भी इस पर नियंत्रण आप पा सकते हैं। इसके लिए एक दवाई अनुशंसा की गई है, दलहनी फसलों में मुख्यतः सभी दलहनी फसलों में लगती है, इमेजाथापर। ये लगभग 25 से 30 दिनों में खड़ी फसल में एक छिड़काव का जरूरत पड़ता है। ये इमेजाथापर का छिड़काव कर देने से इसमें है कि जो घास या खरपतवार है वही नष्ट होते हैं, पौधे को इसमें क्षति नहीं होती है। यह मुख्यतः स्पेशली दलहनी फसल के लिए आई है। इसको लगभग 2 या 3 ml प्रति लीटर पानी में घोल के इसको छिड़काव कर दें अपने खेतों में, तो इससे आप अच्छी तरह से नियंत्रण पा सकते हैं खरपतवार में। इस समय जो किसान लगा चुके हैं, अगर ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो 1-2 सिंचाई की भी आवश्यकता होती है, तो आवश्यकता अनुसार सिंचाई भी कर लें इस समय में। लेकिन ये होगा खरपतवार और गुड़ाई करने के बाद एक सिंचाई जरूर कर दें, ताकि पौधा का विकास अच्छी तरह से हो जाए।
मूंग की फसल में पीला मोजेक रोग यह विषाणु जनित रोग है। इस रोग का वाहक सफेद मक्खी के द्वारा फैलता है। इसमें पत्तियों पर अनियमित पीले एवं हरे रंग के धब्बे पड़ने लगते हैं, जो बाद में मिलकर बड़े बड़े धब्बों में परिवर्तन हो जाते हैं, जिससे संपूर्ण पत्ती पीली पड़ जाती है तथा पत्तियों में उत्तक क्षय भी होने लगता है। संक्रमित पौधे में पुष्प एवं फलियां देर से तथा कम लगती है। इस रोग के लक्षण फलियों एवं दोनों पर भी दिखाई देते हैं। इसके रोकथाम के लिए रोग रोधी किस्मों का चयन करना चाहिए। डायोमेथोएट 30 EC 1 मिलीलीटर प्रति पानी में घोल बनाकर 2 या 3 बार 10 दिन के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार छिड़काव करें। अगर आपको खेतों में सर्कोस्पोरा रोग दिख रहा है, जो पत्ती में छोटी छोटी छिद्र हो जाते हैं और धीरे धीरे पूरे पत्ती में फैल जाते हैं और अंत में वो मर जाता है, तो उसके लिए इंडोफिल M45 नामक एक फफूंदनाशी आता है, उसको आप छिड़काव कर सकते हैं। थ्रिप्स या रस चूसक कीट मूंग के पौधों का रस चूसकर उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। इसके प्रकोप से पौधे पीले पड़कर कमजोर हो जाते हैं, उनमें विकार भी आ जाता है। कीट नियंत्रण के लिए किसान बुआई से पहले बीजों का थायोमेथोक्सम 10 WS 2 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचार करें। इसके बाद थायोमेथोक्सम 25 WG 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के घोल छिड़काव करने से भी थ्रिप्स की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। इसके उपरांत ये 45 से 50 दिनों में इसमें फूल आने शुरू हो जाते हैं और फूल लगने के समय में कुछ कीड़े मकोड़े का भी आक्रमण हो जाता है। वैसे देखा गया है कि गर्मा में जो मूंग लगती है उसमें कीड़े मकोड़े या फिर अन्य रोग व्याधि का आक्रमण कम ही होता है, लेकिन फिर भी अगर कोई खेतों में हो जाता है, खासकर भुआ पिल्लू का आक्रमण इस समय ज़्यादा होता है, उन परिस्थितियों में आप मेटासिस्टॉक्स 2 ml प्रति लीटर की दर से आप छिड़काव कर सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम खजौरी, जिला दरभंगा के प्रीतम सिंह ने। आपने शकरकंद की उन्नत खेती के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं आपके बीच शकरकंद की खेती का। शकरकंद यानी स्वीट पोटैटो। शकरकंद को बहुत जगह कंदा भी लोग कहीं कहीं कहते हैं, शकरकंद आम भाषा में बोली जाती है। और फिर 80 दिनों बाद आप सितंबर के लास्ट तक इसकी कोड़ाई कर देते हैं तो बाजार में बहुत अच्छा मूल्य इसका मिलने वाला होता है। शकरकंद की खेती के लिए 21 से 27 डिग्री तापमान उपयुक्त माना जाता है। शीतोष्ण या समशीतोष्ण जलवायु वाले स्थानों पर सफलतापूर्वक उगाई जाती है और जहां से 75 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, वहां इसको आसानी से उगाया जा सकता है। जल निकासी की बलुआही किस्म की जो मिट्टी है और जो रेज बेड होगा वो कम से कम 1.5 फीट का ऊंचा रेज बेड होगा। टाण वाली बलुआही दोमट किस्म की मिट्टी, जो टाण की होती है बलुआही मिट्टी, दोमट किस्म बलुआही मिट्टी, वो सबसे उपयुक्त इसके लिए होता है। कंकड़ पत्थर या सख्त मिट्टी में ये अच्छा नहीं करता है। जब आप लगाएंगे तो 20 टन प्रति हेक्टेयर के दर से कंपोस्ट की आवश्यकता होगी। 100 केजी नाइट्रोजन, 80 केजी 60 केजी फास्फोरस और 80 केजी पोटास की आवश्यकता होगी। क्योंकि अधिक उत्पादन देने वाला है, पोटास अधिक आपको देना होता है। और आपने समुचित मात्रा में कंपोस्ट और जो रासायनिक उर्वरक है दे रखा है। फिर जो जैसे मैंने कहा कि डीएपी और पोटास आपको देनी है, तो डीएपी और पोटास की पूरी मात्रा आप बुआई से पहले डाल दें। फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा डीएपी और पोटास के रूप में। यूरिया का टॉप ड्रेसिंग आप बुआई के 15-15 दिनों पे 2-3 खुराक में करके दे, 2 या 3 खुराक में डालें। इसको आपको जब रेज बेड करेंगे, रेज बेड में जब उसको ऊपर से समतल करेंगे बेड को, उसी में कंपोस्ट फैलाएंगे और डीएपी और पोटास उसमें डालेंगे और उसकी फिर मिट्टी में मिला के आप इन लत्तर को अरेंज करेंगे। फिर ये डीएपी कंपोस्ट से और मिट्टी मिला हुआ से आप उसे फिर से ढक देंगे। किसान भाइयों, इसके लिए उपयुक्त प्रभेद जो है, जो वैरायटी है, श्रीभद्र है, भूसोना है, गौरी है, इत्यादि प्रभेद हैं। आप यहाँ कोई और लोकल प्रभेद जो बहुत अच्छा होता है उसके भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं है। लेकिन श्रीभद्र बहुत अच्छा प्रभेद है, गौरी बहुत अच्छा है और साथ ही साथ भूसोना बहुत अच्छा प्रभेद है, इसका आप चयन कर सकते हैं। शकरकंद
एक बहुत उत्पादन देने वाली बहुत बेहतरीन फसल है। प्रति हेक्टेयर 35 से 40 टन तक का उत्पादन होता है, यानी 350 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक। और ये बहुत कम दिनों का फसल है। आमतौर पर 80 दिनों में इसके फसल तैयार हो जाते हैं। 80 से 90 दिन में इसकी कुड़ाई कर दी जाती है। शकरकंद की खेती के लिए हमें 1 हेक्टेयर खेती के लिए 84,000 लताओं के टुकड़ों या कटिंग की आवश्यकता होती है। एक कटिंग की लंबाई 20 से 25 सेंटीमीटर रखनी चाहिए तथा एक साथ 2 से 3 कटिंग खेत में लगानी चाहिए। कटिंग लता के मध्य और ऊपरी भाग से लेनी चाहिए। उसके बाद मुख्य खेती में लता लगाने के लिए उपयुक्त रहती है। इसके लत्तर लगाए जाते हैं, हम सभी जानते हैं। इस गर्मी में ही इसके कंद से हम लोग नर्सरी तैयार करते हैं, और जब लत्तर पूरी गर्मी में फैल के बहुत अभी अच्छा खासा लत्तर तैयार हो जाता है, उस लत्तर की कटाई करके हम लोग जुलाई के पहले हफ्ते में इसे लगाने की अनुशंसा करते हैं। ये ध्यान रखें कि लत्तर की जब कटिंग करें तो कम से कम एक कटिंग में 2 गांठ जरूर होना चाहिए। 2 गांठ होना चाहिए इसमें, क्योंकि अगर 2 गांठ नहीं रहेगा तो अच्छा नहीं माना जाएगा। शकरकंद 3 तरह से लगाई जाती है, टीला विधि, मेड़ एवं नाली विधि और समतल विधि द्वारा। वैसे इन तीनों विधियों का अपना अलग अलग महत्व है। टीला विधि जहाँ जल जमाव की समस्या रहती है वहाँ अपनाई जाती है, और दूसरी मेड़ या नाली विधि ढलाव वाले भूमि के लिए उपयुक्त रहती है। समतल विधि हर जगह के लिए उपयुक्त है, किंतु 1 माह बाद जड़ों पर मिट्टी चढ़ाकर मेड़ बनाना आवश्यक होता है। तो किसान भाइयों, आपको ये चीज ध्यान देना है कि 2 से 3 गांठ एक लत्तर के कटिंग में आने चाहिए। इसकी बुआई करने के लिए आप 80 से 90 सेंटीमीटर की दूरी पे रेज बेड बना लेंगे और 20 से 25 सेंटीमीटर पे एक लत्तर की बुआई करेंगे और उसको ऊपर से ढक देंगे। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512, और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।